वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर डिफेंस एकेडमी मथुरा पर। ठीक है, तो जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिजिक्स के मॉक टेस्ट 4 आपको करा चुका हूं और मॉक टेस्ट 5 आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से करने हैं। 1 से 25 तक आपको गिनती डाल लेनी है और उसके सामने लिखते जाना है कि आपका राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता कर जाना, और लास्ट में बता कर जाना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है जो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेता है। मीनार की ऊंचाई लगभग होगी। तो यहाँ पे आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, जो हाइट का फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका h=1/t(g)t²। यहाँ पे u का मान 0 हो गया है क्योंकि प्रारंभिक वेग इसका 0 हो गया है, क्योंकि मीनार की चोटी से एक पत्थर गिराया जाता, मतलब रिलीज किया। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है आपका। तो यहाँ पर 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू t² और यहाँ पर t का वैल्यू दिया है 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम = 2 से ये 5 कट जाएगा, 5 इंटू 16। ठीक है, 16×5 80 मीटर आपका कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन ए में आपको राइट आंसर के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट कराता हूँ क्योंकि ये सुपर फास्ट प्रैक्टिस में आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, जैसे कि इसमें क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर फाइंड करना है। इसमें यह है चंद्रमा पर पलायन वेग से कम है। नंबर ऑप्शन 2 है इसका, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नंबर सी, प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है। और नंबर डी है, उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हाइट होती है, मतलब कहां से प्रक्षेपित किया जाता है, वह इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन डी। ये आपको कहां से पता चला है? यह फॉर्मूला चलता है पलायन वेग। ठीक है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gm/r+h। ठीक है, तो यह पिंड का द्रव्यमान, आपने देखा होगा कि एम आ रहा है द्रव्यमान, तो मैं आपको बता दूं यह पिंड का द्रव्यमान नहीं होता है, यह मास ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ME लिख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपका क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संचित ऊर्जा, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, संचित ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला होता है U=Q²/2C। ठीक है, एक किसी आवेशित संधारित्र के लिए, यहाँ पे ये आवेशित संधारित्र है तो उसके लिए आपका Q कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो धारता का दूरी के साथ जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D के होता है। क्यों? यह कहाँ से आया? C=A/0/D। इस फॉर्मूले से ये रिलेशन आपका निकल कर आया है। तो यदि अगर आपका दूरी कम हो रही है, दूरी कम होगी तो आपका C बढ़ेगा, धारता बढ़ेगी। और दूरी बढ़ाने पर, यदि अगर दूरी, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यदि अगर आप दूरी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपकी धारता घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी, ठीक है, धारता का रिलेशन बताया मैंने अभी ऊर्जा पर पहुँचेंगे। बीच की दूरी बढ़ाने पर, तो बीच की दूरी हम बढ़ा रहे हैं तो धारता घटेगी, और जब धारता घटेगी तो U भी C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब धारता घटेगी तो आपका संचित ऊर्जा है वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर Q का मान तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगी, संचित ऊर्जा बढ़ेगी। बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन क्लियर किया है, सारे रिलेशन बताएं आपको। रिलेशनों को आप अपनी नोटबुक पर
नोट कर लिया करो ताकि आगे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चुंबकशीलता जो होती है म्यू नॉट, आपको उसका विमा निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर जो होता है F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2 अपॉन R फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट की विमा निकालनी है। तो म्यू नॉट की जब हम विमा निकालेंगे तो इसकी विमा मीटर में तो L आएगी, इसकी विमा L आएगी। ये मैंने थोड़ा यहीं पर काट दिया। ठीक है, तो क्या है कि म्यू नॉट की निकालनी है तो आपको F की इधर रखनी है विमा, F की विमा रख लेंगे हम, और जो ये I हैं, I और I सेम रहेगी विमा तो इसका हो जाएगा A। ठीक है, A स्क्वायर होगा, और जब इनको इधर ले जाएंगे तो A की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि F का आपको, F के विमीय सूत्र को आपको मान रखना है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। F का विमीय सूत्र होता है mLt-2 और A की पावर -2 है। ये कहाँ पर मिल रहा है? यह है आपको कहाँ पर मिल रहा है? A की पावर -2 mLt-2, A की पावर -2 mLt-2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्ण दृढ़ वस्तु के पदार्थ का यंग मापांक होता है। तो यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको सीधा सा याद करना है। पूर्ण दृढ़ वस्तु के पदार्थ का यंग मापांक आपका अनंत होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो S प्रोपोर्शनल टू आपका t² है। तो कण की गति, यह क्या है आपका विस्थापन। तो आपको गति निकालने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा? अवकलन। ठीक है, तो गति आपका निकलेगी v बराबर ds/dt। जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2t। ठीक है, ये यहाँ पर कांस्टेंट भी आएगा जब इसका वो करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट निकालना है, कण की आपको गति फाइंड करनी है। ठीक है, तो कण की गति नहीं, इसमें पूछा है कि तो कण गति करता है, कण गति कैसे करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें त्वरण दिए हैं और वेग दिए हैं। तो त्वरण तो एक समान वेग तो एक समान से कर नहीं रहा है, त्वरण तो बढ़ते हुए से कर रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें दिया घटते थे तो नहीं होगा, और इसमें दिया एक समान से तो भी नहीं होगा। इसमें वेग यदि अगर होता तो इसमें होता बढ़ते से। ठीक है, अब हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं तो dv/dt हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कांस्टेंट चल ही रहा है आपका। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया था। तो क्या है कि a बराबर जब हम निकाल रहे हैं अब इसको, तो t का अवकलन t के सापेक्ष हो जाएगा 1, तो 2 के यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट। अतः यहाँ पर हो जाएगा नियत। अतः अब हम कह सकते हैं जो त्वरण है एक समान त्वरण से गति करेगा। यदि अगर यहाँ पर t का कोई टर्म होता तो हम बढ़ते हुए त्वरण से लगाते, लेकिन यहाँ पर t का कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे एक समान त्वरण से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक छोटी चकती 8 त्रिज्या के अर्धगोले के शीर्ष पर रखिए। ठीक है, यह एक गोला है तो इसका अर्ध ये हो जाएगा। ठीक है, इसके शीर्ष पर रखी है। इसे कितना न्यूनतम क्षैतिज वेग दिया जाए कि अर्धगोले को छोड़ दे और उस पर नीचे ना फिसले। ठीक है, इसके नीचे ना छोड़ ले, नीचे न फिसले, अर्धगोले को छोड़ दे। ठीक है, तो उसके लिए आपको v बराबर √gr जो वेग होता है, यहाँ घर्षण नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको घर्षण को नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो वेग होता है वो होता है v बराबर √g r। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। L/r का मात्रक क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो L/r होता है एक टाइम कांस्टेंट होता है, समय नियतांक यह होता है। तो इसकी विमा L/r समय नियतांक होता है। तो जब टाइम कांस्टेंट जब होता है तो इसकी विमा आपको t, मतलब टाइम कांस्टेंट t, तो उसकी मात्रक आपको पूछा है तो उसका मात्रक हो जाएगा, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अब हम चलते हैं बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, एक गोले की घूर्णन एवं स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का अनुपात है। ठीक है, आई थिंक ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि एक गोले की घूर्णन एवं स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसका रिलेशन जो होता है वो होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा। थोड़ा राइटिंग का में आप एडजस्टमेंट करना, क्योंकि फोन की स्क्रीन पर लिखते हैं तो थोड़ा ऐसा ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर के स्क्वायर, इन यह समानुपाती में होते हैं। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो होता है एक नियतांक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा स्थानांतरण। यह स्थानांतरण लिखा हुआ है। मैं बोलने पर मैं बोल रहा हूँ सब कुछ, तो आप राइटिंग पर थोड़ा ध्यान ना देना, बोलने पर समझना कि यह स्थानांतरण लिखा हुआ है, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्या है कि अब इसमें पूछा है अनुपात, तो अब हम इसका कर देंगे इधर डिवाइड। ठीक है, अब हम इसका कर देंगे इधर डिवाइड। चलिए अब हम करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा घूर्णन, यह घूर्णन गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अपॉन में स्थानांतरण गतिज ऊर्जा है, बराबर में आएगा आपका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बस यही आपको देखना है जो इसमें पूछा है, इसका अनुपात क्या हुआ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, एम 1/2 एम बी स्क्वायर अपॉन 1/2 एम बी स्क्वायर से वो कट गया है। ठीक है, तो क्या है कि अब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान पूछा है, तो इसमें क्या है कि जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो एक नियतांक होता है। तो इसमें कहाँ से देखना है आपको, गोला। तो गोले के लिए, एक ठोस गोले के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के लिए जो वैल्यू होती है फिक्स होती है, उसका मान होता है 2/5, 2/5। ठीक है, तो गोले के लिए आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन सी 2/5 आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी से मैं आगे और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। तो फुल डिटेल बता रहा हूँ इसकी। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है भले के लिए। इसमें तो आ गया था गोले के लिए, अभी आगे क्वेश्चन में आ जाए कि भले के लिए क्या होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको याद कर लेना है, अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। ठीक है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये होता है आपका चकती के लिए। ठीक है, चकती के लिए। और ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टू एक नियतांक होता है। यह वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है कि जैसे कि वस्तु की आकृति कैसी है। ठीक है, वलय है, चकती है, ठोस गोला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको करा चुका हूँ। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था। यदि अगर ये क्वेश्चन मेरे फुल डिटेल में समझाया तो इस क्वेश्चन के लिए एक तो लाइक बनता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो, हमको थोड़ा सपोर्ट करा करो। ठीक है, बहुत ही अच्छे मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा आपका सपोर्ट भी होना चाहिए। कमेंट, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने यह नहीं कराया, यह अच्छे से नहीं समझाया, कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केपलर के नियमानुसार उपग्रह का आवर्तकाल इसकी त्रिज्या के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। तो केपलर के नियम अनुसार इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू के। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देते हैं, टी स्क्वायर आर की पावर इधर ले जाते हैं -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं। कहीं आपको आगे ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी चलकर विराम में आ जाती है, तो आपको त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसको गति के तृतीय समीकरण से, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस से। ठीक है,
तो यहाँ पे जो विराम में आ जाती है, विराम में आ जाती है अंतिम वेग, जो इसका अंतिम वेग होगा वो हो जाएगा 0 बराबर u² प्लस 2as। यहाँ से इधर ले जाएंगे इसको, ठीक है, u² माइनस का हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 2as। आपको क्या करना है, त्वरण हमको a निकालना है, तो माइनस u² अपॉन 2s का हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो u² क्या है आपका, यहाँ पर लिख रहा हूँ u² 20 आपका दिया हुआ है, तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे, 20 इंटू 20, यहाँ पे आपका माइनस आ ही रहा है, अपॉन में हम लिख देंगे 2 इंटू आपका दूरी कितनी दी है 10, ठीक है। यहाँ पर ये 2 था, तो इस 0 से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। माइनस कैसे आया मैं आपको बता दूं, इसमें आया है ब्रेक लगाने पर, तो ब्रेक लगाएंगे तो इसमें मंदन होगा, मंदन, ठीक है, रिटार्डेशन इसमें होगा, तो माइनस 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ आया है, बता देना फिर भी कोई दिक्कत आए तो अगली वीडियो में दोबारा उसी क्वेश्चन को रख दूंगा। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपका, बहुत क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ अच्छे अच्छे, मेरा टारगेट है अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हालांकि ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व ना करें उसकी अपेक्षा आप इसको याद कर सकते हैं। यह सीधा सीधा सा वैल्यू है, ऑप्शन में इसकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, आया तो डायरेक्ट आएगा विदाउट ऑप्शन चेंज, ठीक है, ऑप्शन बी। हालांकि आप इससे ऐसे कर सकते हैं, Q बराबर एन ई से, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक कूलम आवेश का मान 1 दिया है, और ई का मान आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। पीछे भी शायद मैं इसको करा चुका हूँ, तो आप इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो 6.25 इंटू 10⁻18 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्धचालक में, तो अर्धचालक में क्या कंडीशन है, किसी भी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, गलत बात है, ये तो होते हैं। चालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ये भी गलत बात है। और 0 केल्विन ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं, यह है आपकी सही बात है भाई। 0 केल्विन ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक को चालक की तरह व्यवहार करता है। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक को चालक की तरह व्यवहार करता है, इसलिए 0 केल्विन ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह संकेत किसका है, ठीक है, यह संकेत, हालांकि एक क्वेश्चन इस ऐसा ही जब मैं दूसरा लेकर आया था तो इसको बता गया था उसमें, लेकिन फिर भी इसमें मैं बता रहा हूँ। तो यह जो होता है, यह सिंबल होता है और गेट का, ठीक है, लेकिन इसके आगे लग जाए आपका ये नॉट, तो ये आपका हो जाएगा नॉर गेट का। तो कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के मैं इधर उधर भी सभी डाउट क्लियर करके चलता हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बता देना, कमेंट में टेंशन नहीं लेने का। वो है घटना जिसके द्वारा प्रकाशीय तंतु में गमन करता है। तो प्रकाशीय तंतु में जो गमन करता है वो है आपकी घटना पूर्णांतरिक परावर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसका निर्धारण करती है, तो मैं आपको बता दूं, जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, वो आपकी समानुपाती होती है स्थायित्व के, समानुपाती होती है स्थायित्व की, ठीक है। स्थायित्व ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा स्थायित्व के समानुपाती होती है, ठीक है। आप इसको बुक पर नोट कर लीजिएगा, ऐसे रिलेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, हर कोई ऐसे रिलेशन नहीं कराता है, मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन से रिलेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि बीटस्टोन के प्रयोग में गैल्वेनोमीटर एवं सेल के स्थान एक दूसरे में
बदल दिए जाते हैं तो संतुलन बिंदु, तो ऐसा आपका ये व्हीटस्टोन सेतु होता है। ठीक है, फ़ोन की स्क्रीन पर थोड़ा ऐसा ही बनता है, आप समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को, हम क्या लिखना चाह रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, किसी पे फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में बेझिझक होकर। आप कमेंट खूब किया करो, टेंशन नहीं है, हमको ऑन रहती हैं, हम बंद नहीं करते हैं आपके कमेंटों को। ठीक है, तो क्या है कि इसमें जो सेल है और गैल्वेनोमीटर है, हम उनके स्थान आपस में हम इंटरचेंज कर दें। ठीक है, आपस में बदल दें, तो संतुलन जो बिंदु होगा, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वह वहीं बना रहेगा, वास्तविक प्रपथ के समान रहेगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें P जो इसका जो संतुलन होती है वो P/Q = R/S होती है। तो क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता Q और S को आपस में बदल दिया जाए, तो आप क्या है कि वह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में नहीं होगा। लेकिन क्या है कि गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में बदल दिया जाए तो वह वहीं बना रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी व्यतकरण प्रयोग में क्रमागत उच्चिष्टों व निम्निष्टों के मध्य दूरी होगी। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बीटा है बराबर होता है λd/d के। ठीक है, यंग के दोषिलट प्रयोग से ये आपका फॉर्मूला लिया गया है। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मंदक कार्य करता है, तो जो मंदक कार्य करता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे वन लाइनर के रूप में आएंगे, आते ही फोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चनों को टाइम नहीं लगाना है, ये टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं होते हैं। मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रण करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन 19 आपका हो चुका है। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तुल्य है। बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिए, क्योंकि ताकि मैं पीछे क्लास को थोड़ा स्पीड से ले सकूँ, आपको टाइम का भी मैनेजमेंट आपको देखना होता है। क्वेश्चन 20, तो इसमें क्या है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स के फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बराबर होता है BA के। ठीक है, तो यहाँ से B का यदि अगर हम मान निकालते हैं तो φ/A, फाई का जो मान होता है वो होता है वेबर प्रति, जो A का मान होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो वह है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक के बराबर टेस्ला के बराबर होता है। टेस्ला पर कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन सी में आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखते नहीं है क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी के, तो ऑप्शन आ गया सभी के, तो आप लगा देंगे सभी के। कभी आ गया A और B दोनों, तो लगा देंगे A और B दोनों। तो ऐसे वो क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, आपको सॉल्व करके देखना है, चाहे बाद में सॉल्व करने के बाद में सभी सही हों। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको सॉल्व सभी करने हैं ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है, इसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उसका फॉर्मूला होता है E बराबर E0 में हाईएस्ट ले रहा हूँ उसको cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो E बराबर, इसमें 45 अंश पर हमको मान दिया है, तो E0, इसमें थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाए, इससे E0 उच्चतम बिंदु पर लिख रहा हूँ, तो cos स्क्वायर 45। ठीक है, तो cos 45 का आपको मान पता होगा 1/, cos 45 का मान 1/√2 होता है। जब हम 1/√2 का हम इसका cos 45 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा 1/2। ठीक है, तो E बराबर जो वैल्यू आएगी वो E0/2 रहेगी। वो आपको कहाँ है? ऑप्शन बी में आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब फॉर्मूले से यह क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसको सॉल्व कराता हूँ। तो जो द्रव में जो ऊंचाई होती है, मतलब केस नली के जो द्रव की वो ऊंचाई होती है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है H बराबर 2T cos θ/r(ρg), यह आपका फॉर्मूला होता है। तो अब आपको यहाँ से रिलेशन आपको निकल कर लाना है, जो H है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के।
ठीक है, आपको यहाँ पर लिख लेना आप इस फॉर्मूले को, H बराबर 2T cos थीटा अपॉन R रो G। ठीक है, H जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, तो यहाँ पर रिलेशन निकल कर आएगा H2 अपॉन H1 बराबर R1 अपॉन R2। ठीक है, H2 अपॉन H1 बराबर R2 अपॉन R1। तो अब R1 और R2 के आपको मान दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको ऊंचाई भी दी हुई है, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको H2 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है और H1 का मान आपको 30 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये रिलेशन उल्टा लग गया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सही लिखाया था अभी, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है H, अभी आप बैक करके देख सकते हैं, सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है, पीछे वाले में। तो R1 अपॉन R2, ठीक है। तो क्या है कि H2 का हमको वैल्यू निकालनी है, तो H1 का इधर गुणा हो जाएगा, R1 का मान 1 अपॉन R2 का मान आपको 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, इनटू H1 का मान आपको 30 दिया हुआ है, और 2 से यह 30 कट जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोटेशन प्रसार में होता है, तो जो रोटेशन प्रसार में होता है, रोटेशन प्रसार में आपका जो वर्क होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो हीट होती है वह ऊष्मा होती है, डेल्टा क्यू इजिकल टू आपका 0 होती है। तो ऊष्मा गतिकी के नियम से हम निकालेंगे, इसका रिलेशन होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, ठीक है। तो ऊष्मा का मान इसमें 0 बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। यदि अगर हम यहाँ पर डेल्टा यू को हम इधर रखते हैं और माइनस इधर डेल्टा यू की हम वैल्यू निकालते हैं, तो बराबर में आएगी माइनस डेल्टा डब्लू करके, ठीक है। तो क्या है कि वर्क तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम इसको इस तरह रखकर हमने डेल्टा डब्लू की वैल्यू निकाली है। तो डेल्टा यू का मान आपका, जो डेल्टा यू है उसका मान आपका ऋणात्मक निकल के आया है, आपका ऋणात्मक निकल के आया। वो आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा यू आपका ऋणात्मक होगा, जो डेल्टा क्यू होगा वह आपका 0 होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो सी होती है, ठीक है, उसका मान आपको दिया हुआ 30 डिग्री। तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो अपवर्तनांक का संबंध होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, जो अपवर्तनांक का संबंध होता है 1/sin क्रांतिक वेग से बराबर, आप इसको n लिख सकते हैं, अपवर्तनांक है ये, ठीक है, म्यू भी लिख सकते हैं, और साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, 1/1/2 लिखेंगे तो यह 2 आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक n या म्यू का मान होता है आपका 2। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी या n इज इक्वल टू सी अपॉन बी से हम निकालेंगे v की वैल्यू, ठीक है। माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा है तो b बराबर c अपॉन म्यू या n बराबर, c का मान आपको पता है फिक्स होता है 3 × 10⁻8, और म्यू का मान हमने अभी निकाला है अपवर्तनांक 2 बराबर, अब 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 10⁻8 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1.5 × 10⁻8 कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि किसी पिंड के संवेग को n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका रिलेशन मैं पीछे भी एक क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन अलग था लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, 2m/e⁻k, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, डायरेक्ट समानुपाती है संवेग के, ये संवेग है,
डायरेक्ट समानुपाती है संवेग के p स्क्वायर के। ठीक है, तो अब इसमें दिया है कि किसी संवेग को n गुना E काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू संवेगों को n गुना, तो संवेगों को हम n गुना हम कर देंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम n का स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो है आपकी पहले के मान की n स्क्वायर गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, n स्क्वायर गुनी बढ़ जाएगी। क्या था इसका रिलेशन? p स्क्वायर बराबर 2n ए के। नोट कर लेना है आप क्वेश्चंस को सभी। ठीक है, क्वेश्चंस को क्या कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो एग्जाम तक बहुत करा दूंगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको अच्छी लगे क्लास तो आप अपना सपोर्ट हमको दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी लगी हो लाइक तो करें, कमेंट करें, अपना स्कोर ज़रूर बता कर जाएं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।